हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 जो 12th क्लास का एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो उसके लिए आपको 9th क्लास में या अपने 10th क्लास में बायोलॉजी में एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस पढ़ा था जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। वहां से कहीं ना कहीं इस टॉपिक का स्टार्ट होगा, मतलब टॉपिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना होगा आपको ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस सीखते ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर कर पाएंगे। तो देखो नॉर्मली हमें ऑस्मोसिस में क्या बताया जाता है, तो ऑस्मोसिस में कहा जाता है इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from higher amount side of solvent to lower amount। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं, अदरवाइज आपने ऐसे भी सीखा होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू दैट ऑफ द लोअर, मतलब ज्यादा साइड जहां पे सॉल्वेंट है उस साइड से लोअर साइड में सॉल्वेंट की साइड में भागता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे एक फैक्ट बताना पड़ेगा भाई, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये लिखना बहुत जरूरी है। जैसे देखो डायग्राम के थ्रू देखते हैं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें दो पार्ट्स हम करने वाले हैं और बीच में हम लगाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये इस तरीके से यहां पे मान लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी बात करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। और लेफ्ट साइड में मैंने यहां पे ये इस साइड मैंने क्या किया, सॉल्वेंट भरा हुआ है। ये आपका सॉल्वेंट है। आप दो अलग अलग सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, दो अलग अलग सोल्यूशन ले सकते हैं, या फिर एक साइड सॉल्वेंट और दूसरी साइड सोल्यूशन ले सकते हैं। तो मैंने यहां पे एक साइड सोल्यूशन लिया है और एक साइड सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट और ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। मान लो ये ए साइड है लेट्स से और ये आपकी बी साइड है। अब ध्यान दीजिएगा, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट कहां से कहां होगी, जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है उस साइड से कम अमाउंट की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब हुआ कि सर ये साइड आपकी ऑस्मोसिस होगी, ठीक। और ये कंटेनर जो मेरा रखा हुआ है, ठीक, ये कंटेनर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, मतलब इस सिस्टम पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा काम कर रहा है। मतलब ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसे हम किसी तरीके से करवाते नहीं है, जबकि ये खुद से होता है। रीजन है, देखते हैं कि क्या कारण है, क्यों यहां से पार्टिकल उधर की तरफ गए या वहां से इधर क्यों नहीं आए, क्योंकि सॉल्वेंट तो भाई सोल्यूशन के अंदर भी है, इस साइड भी सॉल्वेंट है, तो यहां से क्यों नहीं इधर आया। तो बेसिकली अगर ये समझना चाहते हैं कि कैसे पता लगाया जाएगा कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है, कि किस साइड से किस साइड ऑस्मोसिस होगा, नॉर्मली अगर डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग पता लगाया जा सकता है। बट और भी अच्छा फैक्ट है कि ऐसा क्यों, अगर मैं आपसे यही पार्ट को एक क्वेश्चन मार्क डाल के इस पूरी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल दूं कि भाई ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी है ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी बहुत कॉमन सा जवाब है जो कि आप देखेंगे बिल्कुल यहां पे। तो देखो नॉर्मली आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर यहां पे प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर, कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा वेपराइज होंगे, ज्यादा इस चैम्बर में, इस साइड में, लेफ्ट साइड के जो हिस्सा है ये वाला, ये जो कंटेनर है, इस साइड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पार्टिकल वेपराइज होंगे, तो यहाँ पे बहुत
प्रेशर फील कर रहे होंगे पार्टिकल, दबाव में होंगे इस साइड। जबकि इस साइड अगर देखा जाए यानी कि सोल्यूशन साइड में आप देखें तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं सॉल्वेंट के साथ। जनरली आपको मैं बता देता हूं, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब लिक्विड लिक्विड पार्ट का सोल्यूशन नहीं होता है। ये आपके नॉन वोलाटाइल यानी कि जो भाई वेपराइज नहीं होते वो पार्टिकल इस सॉल्वेंट के साथ मिले हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ऐसे केस में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वो तो वेपराइज होता नहीं है, हम सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वेपर नहीं बनाता है, जबकि वेपर सिर्फ किसके बन रहे होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के बन रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो खुद वेपराइज नहीं हो रहा है वो क्या करेगा, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी कम वेपराइज होने देता है। क्योंकि आपने ये बात अच्छे से पढ़ ली होगी, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स ऐसे सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वेपर बनने के लिए यहाँ पे सरफेस पे अवेलेबल हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और वो वेपराइज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स उन्हें अलाउ नहीं करते, उन्हें जगह नहीं देते, जिसकी वजह से वेपर्स का अमाउंट कम बनता है। और जब वेपर कम बनेंगे भाई गैस कम बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कम डेवलप होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि इस साइड वेपर प्रेशर जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, अभी तो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, मान लो जिस सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका नॉर्मल सी बात है उस साइड का प्रेशर, जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा वहां पे वो ज्यादा होगा और पार्टिकल्स भागने की कोशिश करेंगे। क्यों भागेंगे? ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ताकि सिस्टम कैसा आ जाए, दोनों साइड बराबर प्रेशर हो जाए। तो कहने का मतलब हाई वेपर प्रेशर से पार्टिकल्स जो है अपने आप भागेंगे जिस साइड वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मैं यहाँ पे वेपर्स दिखाऊं ये डॉट करके तो कुछ इस साइड में कम डॉट लगाऊंगा, जबकि इस साइड में क्या करूंगा, आपको समझाने के लिए वेपर्स ज्यादा दिखाऊंगा। ये बात ध्यान से अब समझ रहे हैं सब लोग, चेक कीजिएगा। तो अब जब आपने मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों, क्यों ज्यादा सॉल्वेंट साइड कम सॉल्वेंट साइड क्यों मूवमेंट होती, तो आप आंसर दे सकते हो क्योंकि जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट होता है उस साइड हाई वेपर प्रेशर होता है। सो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। तो ऑस्मोसिस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं भाई, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ solvent from high vapor pressure side to low vapor pressure side। ये बात लिखना मत भूलिएगा, थ्रू एसपीएम। इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंट होता है कि एसपीएम लिखना बहुत जरूरी है। सो वन बाय वन करके हम लोग चीजें चेक करते हैं। पहले आप कॉपी पेन निकालें और इतना जरूर रिकॉर्ड करें, जल्दी से रिकॉर्ड करें। हाँ, तो आप सबने ये लिख लिया, मैं इधर का हिस्सा हटा देता हूं। तो ऑस्मोसिस, अभी ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोसिस हमने सीखा सॉल्वेंट के टर्म में और हमने सीखा भाई वेपर प्रेशर के टर्म में। लेकिन इसको एक और तरीके से समझा सकते हैं, जरा वापस देखो। अगर मैं बात करता हूं इनकी कॉन्सेंट्रेशन की, तो भाई अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सॉल्यूट का अमाउंट इधर तो अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल में सॉल्वेंट ले रखा है। तो देखो ये वाला साइड जो है आपका, इस वाले साइड में क्योंकि सॉल्यूट है नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो कॉन्सेंट्रेटेड लिख दो, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान से समझिएगा ये वाला साइड। जबकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, तो मैं इस साइड को बोलूंगा कि भाई ये सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैं उसके कंपैरिजन में लिखूंगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ये बात ध्यान रखना। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड जो है क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है। दोनों जो पार्ट्स हैं दोनों के वॉल्यूम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मूवमेंट अगर इधर हो रही है तो मैं यहाँ पे एक और तरीके से ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करूंगा, देखिएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड, इसको ठीक कर लेते हैं, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेटेड साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड।
है ना सिंपल सी डेफिनेशन। जहां पे सोल्यूट का अमाउंट कम है वो वाली साइड क्या होती है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और जो आपकी जिस साइड सॉल्यूट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो बहुत सिंपल हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेस भी यूज कर सकते हैं वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता होगा। अच्छा, तो डेफिनेशन तीनों तरफ से क्लियर होगी। अब बात करते हैं एसपीएम। तो देखो भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्चुअली एक बहुत ही थिन लेयर होती है, थिन लेयर हैविंग माइक्रोस्कोपिक pores, having microscopic pores which only allowed solvent particles to move. ठीक है, एसपीएम है ना सिंपल। तो यहाँ पे सेमी वर्ड क्यों यूज किया गया है आप समझ गए होंगे, क्योंकि सारा मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, कुछ ही पार्ट, एक ही हिस्सा सॉलिड सॉल्वेंट में से सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं, तो इसलिए सेमी मतलब हाफ पार्ट। समझने वाली बात। तो कुछ पार्ट क्योंकि मूव हो रहा है इसलिए सेमी। परमेबल मतलब अलाउ करना, और मेम्ब्रेन इस लेयर को कहा जाता है, थिन लेयर मेम्ब्रेन को हम लोग, मतलब सिंपल थिन लेयर को हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जल्दी से इस बात को भी रिकॉर्ड करें, और ये वाला हिस्सा मैं अब हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा, तो एसपीएम में आपको मैं एक और बात बताता हूं, इसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो ये आर्टिफिशियल हो सकती है जो लैब में बनाई जाए, ठीक है, और या तो फिर ये जो है आपकी नेचुरल हो सकती है। नेचुरल में जनरली जो आपका यूज में आता है दैट इज पिग्स ब्लैडर, या कई बार गोट के भी ब्लैडर से काम चलाया जाता है। ये नेचुरल है, बिल्कुल पतली स्किन जो होती है, खाल होती है, वो उनकी एज अ एसपीएम काम करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉपर फेरोसाइनाइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड, नहीं तो कुछ सिलिकेट्स भी होते हैं, सिलिकेट्स, सिलिका के कंपाउंड, सिलिकेट्स ऑफ आयरन हो सकता है, या फिर आप सिलिकेट ऑफ निकल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से इस बात को बहुत अच्छे से चेक कर लो। एक और आर्टिफिशियल यूज करते हैं एसपीएम, जिसका नाम होता है सेलोफेन। भाई ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में इनमें पोर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं। जल्दी से आप इतनी इंफॉर्मेशन लिखिए और मूव करते हैं आगे। हाँ बेटा, तो ये वाला हिस्सा हटा देता हूं और एक बहुत ही अच्छा से एग्जाम्पल देता हूं। देखो आपको मैं एग्जाम्पल कुछ ये होगा, जैसे आपको डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। ये फिर से मैं कुछ उसी तरीके का अरेंजमेंट बना रहा हूं, जल्दी चेक कीजिएगा। ये रहा आपका अरेंजमेंट, इस साइड आपका एक सोल्यूशन मैंने भरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक सोल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है दैट इज 0.02 मोलर, और यहाँ पे कोई सोल्यूशन भरा है भाई, ये रहा आपका एक बढ़िया सा सोल्यूशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने ले ली है, इट इज 0.2 मोलर। ठीक, ये आपका ए मान लेते हैं, चलिए इधर वाले को ए मान लेते हैं, और ये वाला आपका बी। अब डिसाइड करो, डायरेक्शन डिसाइड कीजिए, इस हिस्से को बता देता हूँ। डायरेक्शन डिसाइड कीजिए, कहां से कहां ऑस्मोसिस होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है, पिछले तीनों डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, देखिए ज्यादा 2 मोल पर लीटर है, यहाँ पे चेक करें कितने, 2 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 2 मोल है, और जबकि यहाँ पे आपके 1 लीटर में कितने हैं, एम को क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको, मोल पर लीटर। यहाँ पे देखिए 0.02 मोल पर लीटर, मतलब ये वाला हिस्सा मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। चेक कीजिए क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ, देखिए देखिए देखिए, ठीक। और ये वाली जो जगह है, ये वाला जो सोल्यूशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। ये चीज आप लोगों ने देखी। अब डेफिनेशन यूज कर लो सर, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से भाई मोर कॉन्सेंट्रेटेड की साइड भागेगा, हो गया ऑस्मोसिस, बता दिया हमने।
ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बता दी, कहां से कहां होगा, B टू A। तो ऐसा क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को ऑस्मोसिस की डायरेक्शन अगर पता लग जाती है तो आप बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। अब इसी टाइटल से ही तो हमें, इसी ऑस्मोसिस से ही तो कहां तक पहुंचना है, ऑस्मोटिक प्रेशर तक पहुंचना है ना। चलिए पहुंचे ऑस्मोटिक प्रेशर तक, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे पता लगाएंगे, अब आप खुद देखिए, मूवमेंट हो रही है, इसी एग्जांपल से समझेंगे आगे। मूवमेंट हो रही है, बी से पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल भागे जा रहे हैं ए की तरफ, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ये मूवमेंट रोकनी है, मैं नहीं चाहता कि मैं ऑस्मोसिस होने दूं, हालांकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप होता है, भाई करवा नहीं सकते अगर, तो रोका जरूर जा सकता है। तो कैसे रोक सकते हैं, आपको मैंने बताया कि ये ऑस्मोसिस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ मैं इस टाइप का एक पिस्टन यहाँ पे लगा रहा हूं, तो पहले से ये फिट होगा, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था तो ये मूवमेंट चल रही थी, ये ऐसे मूवमेंट चल रही थी पहले, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट पहले से चल रही थी भाई, तो अब मैं चाहता हूं कि इस साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूं, कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो सिंपल प्रोसेस चल रहा है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM जो लिखा है दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। देखो इससे ज्यादा प्रेशर कुछ अप्लाई करते हैं, जिसे मैं ऐसे करके कुछ लिखूंगा, P ग्रेटर देन, आप देख पा रहे हैं मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसका दूसरा डायग्राम अभी मैं बना देता हूं। हम प्रेशर अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब हम अपनी तरफ से उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस साइड प्रेशर ज्यादा फील होगा, ठीक। अब ये साइड अगर प्रेशर फील हो रहा है तो ये आने वाले सॉल्वेंट को अपोज करने लगेगा, रोकने लगेगा। जितनी तेजी से पहले फ्लो हो रहा था स्लो होने लगेगा। आप प्रेशर और बढ़ाते चले आएंगे भी, और मूवमेंट जो है रुकने लगेगी, स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई यहां और वहां का प्रेशर बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा, और ऐसे केस में मूवमेंट रुक जाएगी, ऐसे केस में मूवमेंट रुक जाएगी। तो मतलब अगर मैं ये चीज ऐसे करके यहां पे वापस इसी डायग्राम से आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छे से देखिएगा, और यहां पे मैं इस चीज को ये देखिए, ये आपने प्रेशर जो अप्लाई किया है, इस प्रेशर को मैं पाई से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस प्रेशर पे आप देख सकेंगे मैं कोई भी मूवमेंट शो नहीं करूंगा। ये देखिए फटाफट देखिए, मैं कोई भी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा। ये आपके सामने जो फोटो नजर आ रही है, जो आपको सामने जो भी एक बहुत अच्छी इमेज नजर आ रही है, इसमें कहीं से यानी A और B जो सोल्यूशन है, कहीं से कोई भी सोल्यूशन मूव नहीं कर रहा, ना तो B से कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल A की तरफ आ रहे हैं और ना ही A से B की तरफ जा रहे हैं। इसका साफ मतलब हुआ जो हमने ये प्रेशर अप्लाई किया है ना, इस प्रेशर ने क्या किया है, इस प्रेशर ने क्या किया, आने वाले सॉल्वेंट्स की एंट्री को रोक दिया। तो ये मैं कहूंगा मिनिमम एक्सेस प्रेशर। भाई एक्सेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। सो मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट need to apply to opposite side of the direction of osmosis। ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन थी उसके अपोजिट लगा रहे हो आप। इधर ऑस्मोसिस इधर आ रहा था, प्रेशर इधर लगा रहे हो, मतलब उधर रोक रहे हो उसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, जिस सोल्यूशन में ऑस्मोसिस हो रहा था उस सोल्यूशन में अप्लाई करना है, उल्टा अप्लाई किया जाता है। अगर मूवमेंट उधर हो रही होती ना तो वहां से अपोज किया जाता है, अगर मूवमेंट इधर हो रही तो यहां से अपोज किया जाएगा। तो इस सोल्यूशन को हमने जो एडिशनल प्रेशर दिया है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर इसको दिया है, वो इसका क्या हुआ,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि इसमें सॉल्वेंट की एंट्री ना हो। तो देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कितने अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब हमें ये देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग होता होगा, ठीक। और एक चीज का ध्यान रखना, दोनों कंटेनर यानी जो सिस्टम है आपका वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर अलग है और उसका अलग है। तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर जब मेजर करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जब मेजर किया जाता है तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हार्टले एंड बर्कले, ठीक है, अजीब से नाम है, लेकिन इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर इसी तरीके समझाया कि एक साइड इन्होंने सॉल्वेंट ले लिया और एक साइड इन्होंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है। हालांकि ये उल्टा हो जाएगा, वरना यहाँ पे हमें सॉल्वेंट लिखना चाहिए, उससे अलग ले रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन। तो भाई अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस लेकर के या सॉल्वेंट के साथ एसपीएम लगा करके उन्होंने क्या किया, प्रेशर मेजर किया कि किस सॉल्यूशन का कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हालांकि हमें एक्सपेरिमेंटल नहीं सीखना, हमें थियोरेटिकल सीखना है। तो जरा देखें कैसे बताएंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड करता होगा। चेक कीजिए, अगर मान लो ये जो सॉल्यूशन था, अभी ये हटा देता हूं, ये जो सॉल्यूशन है ए है, अगर इसका 0.2 मोलर है, ठीक है, 0.2 मोलर अगर ये है हमारा और वो वाला हमारा 0.02 था, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं 0.2 में कोई XYZ मान लो 2 ATM लगाता हूं सपोज इतने में, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब मैं 0.3 कर दूं तो वेपराइजेशन और भी कम हो जाएगा। पहले वेपर जो बन रहे थे उस केस में मान लेते हैं कि इसका प्रेशर कुछ अपना था, मतलब कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, लेकिन अब हुआ क्या, जब इसमें इतना सारा अमाउंट सोल्यूट का है 0.2 मोल है, तो हमने प्रेशर एक्स्ट्रा दिया है ना, वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना 2 एटमॉस्फेरिक, ताकि इसमें सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोक दें, मतलब वहां से आने वाली एंट्री रोक दें। अब अगर मान लो 0.3 से भी ज्यादा कर दूं, 0.3 में मान लो 0.2 है, मतलब 2 ATM है, और 0.2 के लिए हो सकता है 1.5 ATM होता। अब मैं अगर मान लो 0.4 कर दूं, ठीक है, तो हो सकता है ये 3 या 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। मतलब आप देख रहे हैं एक तरीके से लगातार एटमॉस्फेरिक जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। कब कब जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं, आराम से चेक कीजिए। भाई अब सीधी सी बात है, इसके अंदर सॉल्यूट जितना ज्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे वेपराइजेशन कम होगा, इस सिस्टम का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, तो आपको खुद से प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेट किसकी, कॉन्सेंट्रेशन के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और एक और बात, एक किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे है ना, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं टेम्परेचर वेरी करना होता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो वेपराइजेशन चेंज होता है। सो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। भाई आपने अगर 298 केल्विन पे मेजर किया तो कुछ और आएगा, 300 पे किया तो कुछ और आएगा, वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रोपोर्शनलिटी डालूं तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C और आपका ये T लिख रहा हूं, ठीक है। अभी बताएंगे कि कौन से पैरामीटर क्या है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कुछ R होता है और आपका फॉर्मूला ये बनता है, जिसको आप CRT करके भी बोल सकते हैं, जैसे आपको RCT CRT जो भी आपको ठीक लगे आप उससे से समझ लें। तो सबसे पहले आप देख लें कि कैसे वैल्यूज आ रही हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस चीज पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। इट अफेक्टेड विद द कंसंट्रेशन, इट आल्सो अफेक्ट्स विद टेम्परेचर। क्लियर ये बात? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए तो यहां पे आपकी मैं वैल्यूज बता देता हूं कि कौन सी क्या कुछ है। तो देखो, जो आपका C है कि मोलैरिटी है, भाई यहाँ पे इस वाले केस में मोलैरिटी यूज करेंगे, मोलैलिटी नहीं, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी क्यों है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो ना किसी की
फिक्स टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, इसलिए मोलारिटी आप यूज कर लें। टी आपको तो पता ही क्या है, बिल्कुल किस टेम्परेचर पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सोल्यूशन का मेजर कर रहे हो। इसके अलावा आपका आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड होंगी। जो ज्यादातर कॉमनली यूज होने वाली है वो ये होगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है भाई, नहीं तो जो बार वाली वैल्यू होती है उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं होता, कुछ इतना ही होता है। आपको याद होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, 83 कुछ होता है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर आप ये वाली यूज करोगे तो आपका आंसर बार की टर्म में आएगा, अगर ये यूज करोगे तो एटमॉस्फेरिक की टर्म में आएगा। नो प्रॉब्लम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए फिर आगे, चलिए तो इसी फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करें अगर, तो देखो, सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी मोल्स बाय वॉल्यूम, सोल्यूट के मोल्स हैं इसलिए बी लिख सकते हैं, है ना। और आप इस फॉर्मूले को पूरा कर दें, ये लीजिए। इस मोल्स को कैसे लिखेंगे भाई, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये वाली बात पता है सबको, ठीक है, ये वाली बात पता है। सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का मोलर मास, तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय इंटू, ये आपका काम पूरा हुआ। ध्यान रहे, वॉल्यूम लीटर में अगर है तब तो ये चल जाएगा, है ना। ये तो छोटी छोटी बातें जरूर रिकॉर्डेड होंगी, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है तो वो आपको बदलना आता है। अगर ml में है तो आप कुछ नहीं, 1000 फैक्टर लगा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली, कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब हल करना, यानी कि सवाल लगाना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए लिख लीजिए आप लोग, ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, लिख लीजिए। चलिए बच्चे, तो देखो आगे हम सिखाते हैं आपको और भी कुछ बढ़िया सा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई लिख देते हैं कि बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहला पार्ट है इसका आइसोटोनिक। पहला पार्ट कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो आइसोटोनिक देखते हैं क्या होता है भाई। अब जिस तरीके से यहां पे हमने देखा, ये बार बार वही डायग्राम इजीली देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 सॉल्यूशन थे, ये मान लो यहाँ पे भी भर दिया और ये भी। तो जब 2 सॉल्यूशंस थे भाई, और मैं कहूं इसका जो प्रेशर है वो पाई है, इसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है भाई, ये इसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई भी है। और अब कहते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक कब होंगे, जब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, बराबर होगी। डेफिनेशन क्या, बहुत सिंपल है। जब भी कोई पूछे भाई कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो झट से आंसर दो, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इनमें ऑस्मोसिस के लिए अप्लाई किया जाता है, ऑस्मोसिस रोकने के लिए अप्लाई किया जाता है एक्चुअली, तो उसको, उस दोनों की वैल्यूज एक्चुअली क्या है, बराबर। दोनों का सेम वॉल्यूम है, देखो ध्यान देना, सेम वॉल्यूम। अगर आप ऑस्मोसिस चेक करते हो, सेम वॉल्यूम लिया हुआ है आपने, सेम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे डिफाइन करोगे, देखो CART CBRT, भाई RT तो दोनों में सेम रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो सबके लिए सेम होता है। तो क्या रहेगा, CA बाय CB। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ A बाय वॉल्यूम, और इसके लिए क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ B बाय वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं Na इज इक्वल टू NaB। मोल्स की जगह क्या लिखें, A में कैसे लिखेंगे, गिवन मास ऑफ A सोल्यूट
डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास ऑफ ए। ध्यान देना ए यहाँ पे सोल्यूट के लिए ही रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा आपका, ये देखिए चारों में से कोई एक अननोन होगा और बाकी कुछ दिया होगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है भाई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीधे ही मोल्स की, यहाँ पे मोल्स सोल्यूट के जो मोल्स हैं और वहां पे जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो दोनों इक्वेट कर दीजिए आप, इक्वल। देख सकते हैं किस तरीके से निकाला, चेक कर लें एक बार बहुत अच्छे से, ठीक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट करिएगा। मान लीजिए कि कोई ब्लड सेल है, लेट्स से कि कोई ब्लड सेल है, ध्यान से सुनिएगा। इस बीकर में एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में मैंने कोई ब्लड सेल रख दिया, ये मान लीजिए ऐसे। प्लांट सेल ले लीजिए, प्लांट सेल का भी एग्जांपल हो सकता है। और ये सोल्यूशन जो है आपका और जो इसके अंदर सोल्यूशन है वो दोनों आइसोटोनिक हैं, ठीक है। तो मैं इसे लो ए मान लेता हूं। अब चेक कीजिए इसको, ए, इसके अंदर का जो सोल्यूशन है वो ए और जो बाहर मैंने जिस सोल्यूशन रखा है वो बी है, ठीक है। ये ए सोल्यूशन है और वो बी है, डन। तो अब दोनों सोल्यूशन है आइसोटोनिक, क्योंकि एग्जांपल अभी चल रहा है आइसोटोनिक का। तो इसके अंदर का जो वेपर में, इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा भाई, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों बराबर है। तो अब आप खुद देख सकते हैं दोनों साइड की कंसंट्रेशन बराबर है, अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन बराबर है, तो कुछ भी तो नहीं होगा ना। तो बाहर से सॉल्वेंट अंदर एंट्री करेगा और ना अंदर से सॉल्वेंट बाहर की तरफ एंट्री करेगा, मतलब बाहर निकलेगा। तो ऐसे केस में आपकी जो सेल आपने रखी हुई है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन neither undergo shrinking nor swelling। अब देख सकते हैं ये बहुत वैल्यूएबल जानकारी है। तो ऐसा सिर्फ कब होगा, जब अंदर और बाहर का सॉल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कोई भी अगर ब्लड सेल या प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल अगर हम लोग रख देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो भाई कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसका सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, या जो सीधे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकता हूं, वो बराबर है बिल्कुल बाहर वाले जिसमें उसे रखा गया है। तो जल्दी से बच्चे इसे चेक कर लें और नोट करें, एक बार समझ लें। वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर लें आप लोग। ठीक बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। अगर ये चीज क्लियर है तो आगे चलते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब मैं बताता हूं इसके बचे हुए पार्ट। एक है आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी होता है, नाम से ही हाइपर, खतरनाक टाइप का लग रहा है। और एक इसमें है आपका हाइपो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, दोनों ही बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे हमने ए और बी का एग्जांपल लिया, उसी में आप इसमें आराम से लेके चल लें। दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ए है और बी है। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर होता है, ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। कितना सिंपल है ना। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का एक और सेंस लगा लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दूसरे वाले की कंसंट्रेशन से। आप कैसे भी मोल्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, वेट में कन्वर्ट करें, किसी भी तरीके से। बात लेकिन यहीं पे निकलती है कि अगर मैं ये एग्जांपल इस तरीके से लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक सेल है, वापस चेक कीजिएगा, एक सेल को हमने कहां पे रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से चेक कीजिए, ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। A cell is placed in हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सेल जो रखी गई है वो हाइपर में,
तो अंदर का सोल्यूशन उसका कैसा हुआ, कम कॉन्सेंट्रेटेड। अगर बाहर का सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना भाई, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, आप खुद देख लीजिए, आराम से चेक कीजिए, ये सोल्यूशन कैसा है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। किसके कंपैरिजन में भाई, अंदर वाला सोल्यूशन आपका क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। कंपैरिजन तो भाई सोल्यूशन से हो रहा है ना, क्या होगी, कहां से कहां मूवमेंट होगी, किस साइड से पार्टिकल कहां जाएंगे। हाँ, तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं। अभी हम डायरेक्शन दिखाएंगे। हाँ बताइए कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहां से कहां होगी, लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड से ये होगा। देखिए आराम से चेक कीजिए, अंदर से पानी, सेल में से पानी कहां जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बेचारी सेल कैसी हो जाएगी, तो आप सोच सकते, सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल पतली से, बिल्कुल भाई उसमें से क्या हो गया, माल मसाला निकल गया, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर की तरफ भाग गए। और अगर वो बाहर भाग गए तो देखिए ना कितनी पतली सी होगी, बिल्कुल किशमिश जैसे सूख जाती है ना, सूखी हुई, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, बायोलॉजी में इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है भाई, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, श्रिंकिंग ऑफ सेल टेक प्लेस। तो ध्यान दीजिए कितना आसान, जब भी सेल को आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें से सॉल्वेंट बाहर निकलेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है बायोलॉजी में, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो जब भी सेल में से वाटर पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर निकल जाए और वो श्रिंक हो जाए, तो इसका मतलब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, और ऐसे केस में वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ये सेल क्या होगी, प्लाज्मोलाइज्ड, मतलब श्रिंक हो गई। अब बिल्कुल इसी के जैसा आपको वो है, अब देखो वहां पे भी आपको बताते हैं, आपने पीछे ये चीज लिखी हुई है, देखो मतलब ये साइड में लिखा हुआ है, बिल्कुल दोबारा वही लिख देता हूं। अब इस बार ध्यान देना है कि सर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, लो है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, बी वाली साइड का, बी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। अगर ए और बी इसमें असाइन कर दूं तो हाइपरटोनिक वाला मैंने ए ले रखा था इस वाले केस में, है ना, और ये आपका बी था। लेकिन इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि चल क्या रहा है, कौन सा हाइपर और कौन सा हाइपो, बात खत्म, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो आपका क्या हुआ, हाइपो। एग्जाम्पल के तौर पे लेने थे, बिल्कुल ऐसे ही ये सेल दोबारा से उठाई और हमने एक सोल्यूशन में रख दी। अब वो सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक है भाई, ध्यान दीजिए, उसी सेल को वापस एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया। अब आप समझ गए होंगे, हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, लेस कॉन्सेंट्रेशन। तो अंदर वाले साइड की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी भाई, उसके कंपैरिजन में ये हाइपो है ना, तो वो अंदर वाला तो हाइपर होगा, सो मोर कॉन्सेंट्रेटेड लिख सकता हूं। अब आप खुद देखिए क्या चेंज आएगा, चेक कीजिए क्या चेंज आएगा, कहां से कहां मूवमेंट होगी। देखिए सॉल्वेंट कहां से कहां भागेगा, तो लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन साइड भागेगा, ये भागेगा, भागा, ठीक। अब आप देखिए क्या चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा भाई, सेल कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, आप खुद देखिए, मैं यहां बना देता हूं, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कैसी हो जाएगी भाई। पानी अंदर जा रहा है उसके, तो सेल ये मोटी हो जाएगी, पहले से काफी मोटी दिखा देंगे, ठीक है। और ऐसे अगर लगातार ये प्रोसेस चलता रहा तो एक टाइम पे फट जाएगी, है ना, बर्स्ट हो जाएगी, ये लीजिए, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ सेल। इस प्रोसेस को भी बायोलॉजी में एक नाम देते हैं जो मैं यहां पे लिख देता हूं, होमोलिसिस, नहीं सॉरी हेमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस, स्वेलिंग ऑफ द सेल। तो डेफिनेशन देखो कितनी सिंपल है, अगर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ये दोनों तो रिलेटेड है ना एक दूसरे से, फॉर्मूला आपने देखा ना, पाई इज इक्वल टू CRT, है ना। तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हाइपर, सेल को अगर हाइपर में रखोगे तो श्रिंक। हाइपोटोनिक में जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम कॉन्सेंट्रेशन का अगर है तो हाइपोटोनिक।
सेल अगर हाइपो में रखोगे तो फूल जाएगी, स्वेलिंग, हेमोलिसिस। पॉज करके एक बार नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो एक छोटा सा डायग्राम बना दिया पहले, ताकि ज्यादा समय ना लगे। डायग्राम को बिल्कुल पहले जैसा कर देता हूं, अभी आप नोट नहीं कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा, ठीक है। बाकी मैं मार्कर से चेंज तो तुरंत ही कर दूंगा, आप लोगों की कॉपी खराब हो जाएगी वरना। तो देखो ये इस तरीके से डायग्राम था। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इस वाले कंटेनर में प्योर पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर, और इसमें सी वाटर, गंदा पानी सॉल्ट के साथ, ठीक है, सॉल्टी वाटर है इसमें। तो अब आप देखिए, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, नॉर्मल प्रेशर लगा हुआ है, तो आप कहोगे झट से कि सर प्योर वाटर इधर से इधर भागेगा, भागेगा कि नहीं? ऑस्मोसिस होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ज्यादा सॉल्वेंट साइड से कम सॉल्वेंट साइड, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये वाली बात सब कुछ पता है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो। लेकिन अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, एटमॉस्फेरिक से ज्यादा कर दूं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर कर दूं, तो ऐसे केस में होगा क्या? अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये जो है, अगर ये चीज, ये प्रेशर पाई के बराबर है, किसके? पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो सर कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। उधर से जो पानी इधर की तरफ आ रहा था, जो वाटर पार्टिकल्स एंटर कर रहे थे एसपीएम के थ्रू, भूलेंगे नहीं यहाँ पे एसपीएम है, तो वो एंट्री रुक गई। लेकिन क्या हो जब हम प्रेशर इससे भी ज्यादा कर दें? ध्यान देना जरा, अब मैंने प्रेशर इससे भी ज्यादा कर दिया, देखिए हम प्रेशर लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑस्मोसिस हो रहा था, हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, याद है? इस प्रेशर पे क्या हुआ? इस वाले प्रेशर पे क्या हुआ? रुक गया, नो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हैज बीन स्टॉप्ड। लेकिन क्या हो कि अगर मैं अपने सॉल्यूशन साइड से, मतलब साइड में जहां पे ऑस्मोसिस जिस साइड हो रहा था, मैं प्रेशर और भी बढ़ा दूं, ऑस्मोटिक से भी ज्यादा कर दूं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई करूं, तो आप समझ गए होंगे भाई, अब जो लिमिट से ज्यादा बढ़ा रहे हो, रुक गया था, नई एंट्री मिल रही थी, उसके बाद भी आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो यहां से पार्टिकल उधर भागने लगेंगे। अब आप समझ गए होंगे ना कि इस प्रेशर पे किया जाए, मतलब इस प्रेशर पे क्या हुआ? रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिखा है, ये हुआ। अब आप समझ गए होंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तीन अलग अलग प्रेशर्स पे आप देख सकते हैं क्या क्या देखने मिला। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इस सी वाटर से सही और सिर्फ सफेद कह रहा हूं, सॉरी, वाटर पार्टिकल सिर्फ एंटर करेंगे उस साइड, प्योर वाटर की तरफ, उधर भागेंगे। अगर आप मैकेनिकल प्रेशर ऑस्मोटिक से भी ज्यादा कर देते हैं, तो कितना अच्छा प्रोसेस। अगर आपको सी वाटर से सिर्फ पानी चाहिए, सॉल्ट वाटर नहीं चाहिए, तो आप ऐसे प्रोसेस को यूज कर सकते हैं ना। और आपको पता है आप लोग यूज भी करते हैं, है ना, सबके घर में आरओ लगा होगा, साफ पानी पीते हैं सब लोग, वही प्रोसेस है इसमें। तो देखें, अब भाई जो भी इसके अंदर है, एक टाइम तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि सारा पानी, मतलब जितना भी पानी, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता प्रेशर, ठीक है, तब तक हो। लेकिन ऐसा भी होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, एक टाइम पे दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, फिर आप बढ़ाएंगे, फिर बराबर होगा, फिर आप बढ़ाएंगे, फिर बराबर हो। लेकिन आप क्या करें, आप बहुत सारा पानी अगर क्या चाहते हैं, साफ हो जाए, तो आप यहाँ पे इनलेट लगा दो। इनलेट मतलब सी वाटर, इनलेट ऑफ सी वाटर, मतलब बहुत सारा सी वाटर आएगा, और यहाँ पे आप आउटलेट लगा दो, ये लो टोटी टाइप के लगा दो आउटलेट। क्या होगा? प्योर वाटर निकलेगा यहां से, और ये आपकी एंट्री किसको मिल रही है? सी वाटर को मिल रही है। तो देखो कितना अच्छा काम है। वाटर आया, प्रेशर बढ़ाया, मूवमेंट उल्टी हुई, अपोजिट हुई। इस बार मूवमेंट देखो कहां से कहां हो रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां की तरफ जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उल्टा ही प्रोसेस हो गया, जो अभी तक सिखाया उसका अपोजिट हो गया, तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा हुआ। तो कंडीशन आपने देखी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख के दिखा देता हूं, ठीक। व्हेन प्रेशर exceeds the osmotic pressure,
द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस गेट रिवर्स, है ना, उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। तो अच्छा है, कम से कम अगर समुद्र के पानी से या गंदे पानी से या हार्ड वाटर से मुझे सिर्फ साफ पानी लेना है तो फिर बहुत अच्छा प्रोसेस। तभी रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन है भाई, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। यानी कि RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस इज अप्लाइड इन डीसैलिनेशन। समझ गए होंगे आप, क्योंकि जो सी वाटर है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं। तो डीसैलिनेशन का मतलब उसमें सॉल्ट निकल जाता है, पानी मतलब सॉल्ट पीछे रह जाता है और उसमें से साफ पानी निकल जाता है। सो डीसैलिनेशन, या मैं लिख सकता हूं प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये। आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, एक बार चेक कर ले, कंडीशन, डेफिनेशन, पूरा स्नैरियो जो भी था दिखा दिया आपको, और एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन। जल्दी से नोट कर ले, समझे में? हाँ बच्चों, तो देखो मैंने एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है और ये फैक्ट रिलेटेड है इंजेक्शन से। जनरली जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कई बार इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो उस इंजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, काफी कुछ लिख दिया और कुछ हद तक मुझे समझाना है। तो इंजेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली सॉल्टी सोल्यूशन, दवाई जो होती है वो एक एक्वस सोल्यूशन में मिक्स की जाती है। आपको नहीं पता होगा, ठीक है, जनरली डॉक्टर को ये चीज पता होती है, वो मेडिसिन को एक एक्वस सोल्यूशन में, NaCl के एक्वस सोल्यूशन में डाइल्यूट करता है, मिला के तब इंजेक्ट करता है। मतलब क्या फैक्ट है इसके पीछे, जरा देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम का एक्वस सोल्यूशन NaCl का जो बनाया जाए, और वो जो एक्वस सोल्यूशन, यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्वस सोल्यूशन है 0.9, अब ध्यान बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सोल्यूशन, ये एक्चुअली आइसोटोनिक होता है। मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कॉन्सेंट्रेशन बराबर है फ्लूइड, कहां जो होता है, ब्लड सेल के अंदर। दोबारा ध्यान दें, एक बार फिर से रिपीट करें, रिपीट विद में क्या क्या क्या। तो सुनिए, हमारे पास जो NaCl का 0.9% सोल्यूशन है, 0.9% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये आइसोटोनिक होता है। किसके, जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, उसके अंदर जो हमारा सेल फ्लूइड होता है, उसके क्या होता है, आइसोटोनिक। ये दोनों आइसोटोनिक, दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, ऐसा बताया जाता है। तो अगर ये चीज बराबर है तो उससे क्या फायदा मिलेगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले दवाई को इतना % सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, ताकि क्या हो, जब वो इंजेक्ट करें, इंट्रावीनस जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, नसों वगैरह में लगाते हैं, तो वो क्या करे, जब दवाई एंटर करे तो सेल इस सोल्यूशन की वजह से स्वेल ना हो, या सेल्स, ब्लड सेल श्रिंक ना हो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएशन के कारण हो सकता है सेल से पानी निकल के बाहर आ जाए, या हो सकता है बाहर से वाटर अंदर एंटर कर जाए। तो दोनों केसेस में क्या हो सकता है, या तो स्वेलिंग हो सकती है या फिर आपके श्रिंकिंग हो सकती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सेल फ्लूइड जो है, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 है, उतने ही % का सोल्यूशन बनाकर इंजेक्ट करें, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है ना, नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन कहा जाता है इसको नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन कहा जाता है, एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावीनियसली, है ना, सेफ होता है इंजेक्ट करना। तो बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन बनता है भाई, कि ऐसा क्यों डॉक्टर्स जो है 0.9% एक्वस सोल्यूशन में मेडिसिन को डिसॉल्व करते हैं, ताकि वो आइसोटोनिक बन सके सेल फ्लूइड के, ताकि ना तो श्रिंकिंग हो ना ही स्वेलिंग। जरा देखो, अगर ऐसा कुछ होता, मान लो ये आपकी ब्लड सेल है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और ये ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। सो सपोज ये ब्लड सेल है, अब इस ब्लड सेल को हमने NaCl के सोल्यूशन में लिखा हुआ, मतलब प्लेस किया हुआ। अब NaCl सोल्यूशन की देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन मैंने ज्यादा ले रखी है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है। कैसा है ये, हाइपरटोनिक। भाई इसके अंदर का तो 0.9% है,
ये तो यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये आइसोटोनिक इसके होता है ना, तो इसका तो 0.9% है और आपने इसे रखा है ऐसे NaCl में जिसका 0.9 से कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक हुआ। तो आपको पता है हाइपरटोनिक में क्या होता है। तो whenever you are placing a blood cell in the solution having concentration more than 0.9%, क्या होगा भाई, यहां से पानी बाहर आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। यही सीखा आपने। और अल्टीमेटली बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, श्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल। समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये वाली। तो ऐसे इफेक्ट वहां से रिलेटेड, मतलब सेम फैक्ट उससे रिलेटेड भी है। देखो क्या कि अगर आपने ये देखिए लेस देन, अब जो सोल्यूशन है उसमें देखिए ब्लड सेल जो रखी है वो आपका लेस देन, मतलब इसका अगर 0.9 है बच्चे, 0.9% है, तो ये किस में रखी हुई है, उससे कम कंसंट्रेटेड में। मतलब कौन सा हुआ ये, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखी है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, ये लेस कॉन्सेंट्रेशन है तो लेस से मोर कॉन्सेंट्रेशन की तरह भागता है कि नहीं भागता है। अब क्या होगा, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इसका भाई, बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ सेल। या यहाँ पे सीधा हम ये बोल सकते हैं, एक बार ऐसा टाइम आता है कि फट जाती है ये, है ना, बर्स्ट हो जाती है, सेल आपकी क्या है, बर्स्ट हो जाती है। तो प्लीज ये दोनों बातें रिकॉल कर लें और अच्छे से समझ लें। बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ से भी है और ये भी देख सकते हैं आप कि अगर ऐसा आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं बनाया, अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन डॉक्टर ने नहीं बनाया, तो ऐसे केस में या तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इंजेक्ट किया हुआ सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो श्रिंकिंग हो जाएगी, और इंजेक्ट किया हुआ सोल्यूशन अगर कैसा है, कम कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाइपोटोनिक है, तो स्वेलिंग हो जाएगी। चेक कर लें, दोनों ही बातों को ध्यान से नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने आपके सामने कुछ और भी 2-3 अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जहां पे ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, आंसर दिया जाएगा। तो फटाफट एक एक करके चेक करते हैं। देखिए क्योंकि समय ज्यादा नहीं होता आपके पास, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। इन सभी का आंसर तो ऑस्मोसिस ही है, ये चीज ध्यान रखें। पहले लाइन हटा देता हूँ, ऑस्मोसिस के थ्रू ही सारे एक्सप्लेन होंगे। जरा देखो, सबसे पहली लाइन आपने देखा होगा कि जो कच्चे आम होते हैं, जब उनका अचार बनाया जाता है, जो वो पेड़ से लाए जाते हैं, फिर उनको काटा जाता है, फिर उनको कच्चे आमों को जो आपका NaCl यानी कि आपके घरों में होगा, देखा होगा आपने, सोडियम क्लोराइड का एक हल्का फुल्का सोल्यूशन बनाया जाता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला जाता है। लेकिन जैसे उन अचार को, मतलब अचार के आम, अभी तो अचार तैयार नहीं हुआ, मिलाया जाता है ना, तो वो अपने आप पानी छोड़ देते हैं। अगर ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया तो ऑब्जर्व करना, कच्चे आमों को आप क्या करें, आप NaCl सोल्यूशन में जब उससे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सोल्यूशन बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बट आप नमक भी अगर स्प्रेड कर देंगे ना, तो फिर भी धीरे 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 पानी बाहर आने लगता है। तो देखो लाइन को पढ़ते हैं, रॉ मैंगोज मतलब जो कच्चे आम है ना, वो सिकुड़ जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं और अचार में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे, कब और कहां भाई, व्हेन प्लेस्ड, कहां पे प्लेस किया गया, उन्हें कहां प्लेस कर रहे हैं भाई, कॉमन सॉल्ट के सोल्यूशन में जब आप उन्हें प्लेस करते हैं ना, तो अपने आप उनके बाहर, मतलब उनके अंदर से बाहर पानी आ जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो भी होते हैं उसके बाहर से, यानी मैंगोज की सेल मेम्ब्रेन के बाहर से, मतलब उस मेम्ब्रेन से निकल के पानी जो है एंटर करता है बाहर की साइड, इनसाइड से आउटसाइड। तो इसका वजह से होगा क्या, आम अगर ऐसा एकदम इस टाइप का होगा तो वो धीरे धीरे ना ऐसा हो जाएगा, ऐसे एकदम सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो गया। क्योंकि पानी जो है वो कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। क्यों बाहर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, NaCl का सोल्यूशन यानी ब्राइन सोल्यूशन उसे बाहर मिल रहा है। तो इसका वही कॉमन मतलब हुआ ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, शायद इसीलिए श्रिंक हो गए। तो मेन कारण समझ आए, एकदम फूला हुआ आम जो है एकदम उसमें कुछ स्ट्रेचेज से पड़ जाते हैं सिकुड़ने की वजह से। जल्दी से इस वाले पार्ट को सीखें और हटा दें, ठीक है। फिर मैं आपको सेकंड सिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। चलिए इस वाली लाइन को हटा देते, ठीक है। तो जब भी कच्चे आम का अचार बनाना होता है तो NaCl सोल्यूशन में उसे रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, और वो आम अचार में कन्वर्ट हो जाता है। अगला बहुत ही सिंपल और ध्यान से सुनिएगा, लिखा है पीपल्स टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट। जो लोग ज्यादा सॉल्ट लेते हैं या सॉल्टी फूड खाते हैं, जनरली स्वेलिंग हो जाती है उनको, या जिसे एक और नाम से जानते हैं पफिनेस। और इन दोनों वर्ड के अलावा भी एक वर्ड है जिसको मेडिकल कंडीशन में एडिमा कहा जाता है। मतलब जरा ध्यान देना, क्या मतलब है, अगर हम लोग ज्यादा सॉल्ट लेते हैं
तो क्या मतलब इस चीज का, सॉल्ट लेने से फर्क क्या पड़ेगा? तो देखो फर्क क्या पड़ता है कि जब ज्यादा सॉल्ट लेंगे तो जैसे मान लो ये ब्लड सेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा तरीका यूज कर रहा हूं। मान लो ये ब्लड सेल्स हैं, तो जब आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट इनटेक करेंगे तो ये जो जो ये वाला हिस्सा है ये बहुत सलाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सलाइन हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूं ये हाइपरटोनिक बन जाता है। ध्यान देना, हाइपरटोनिक बन जाता है या फिर सलाइन कह सकता हूं, मतलब ज्यादा सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो होगा क्या कि अगर ये जो आपके सेल हैं, अंदर इनके जो सेल फ्लूइड है, ध्यान देना, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाती है। तो जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अब मैं यहाँ पे एक दिखाऊंगा सिर्फ, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इधर उधर, ठीक, तो पानी कहाँ निकलेगा? अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। और ऐसे केस में ऐसे बहुत सारी सेल्स होंगी, है ना, तो पानी जब अंदर सेल्स सिकुड़ने लगेंगे और पानी बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा, तो धीरे धीरे जो है ना एरिया, यानी कि ये पहले से अगर पतला था तो ये कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, क्योंकि पानी का क्वांटिटी यहाँ बढ़ जाएगी। और जो आपकी जो सेल है वो अब पहले गोल गोल थी, अब वो कैसी हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से पानी इंट्रासेल्युलर स्पेस में भर गया है। इंट्रासेल्युलर स्पेस भाई ये स्पेस जो सेल के बीच में है, इंट्रासेल्युलर स्पेस है ना, इस स्पेस में पानी भर गया। अब सेल के बीच में पानी भर जाने से क्या हो जाता है? फूल जाती है बॉडी, स्वेल हो जाती है, जिसे पफिनेस बोलते हैं। और मेडिकल कंडीशन, यानी कि एक मेडिकल कंडीशन है या कह सकते हैं मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसे एडिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, होप कि आप लोगों को ये समझ आया, मतलब ऑस्मोसिस की वजह से ही ऐसा हुआ है। लास्ट के 2 पॉइंट्स बहुत ही सिंपल हैं और सीधे। लिखा हुआ विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। भाई मुरझाए हुए, सूखे हुए, एकदम मुरझाए हुए जो फूल होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल सूखे हुए नहीं, मुरझाए हुए होने चाहिए। हाँ, तो उन मुरझाए हुए फूलों में अगर हम थोड़ा पानी ऐसे छींटे मार दें या उसे पानी में रख दें, तो उन फूलों के अंदर, मतलब जो पत्तियां, उनमें क्या होगा? वाटर एंटर कर जाएगा और वापस वो हरे भरे से हो जाएंगे, मतलब मानो जिंदा से हो जाएंगे, है ना। ऑस्मोसिस की वजह से ही होगा, बिल्कुल ठीक। अगर अगला देखो, बिल्कुल सूखी हुई कैरेट मतलब लाइक जिसमें वाटर लॉस हो चुका है। थोड़ा देखा ना कि जब ताजी होती है तो कितनी है, मतलब एकदम बढ़िया सी नजर आती है, अदरवाइज वो थोड़े से लेम टाइप हो जाती है। कुछ एक दिन भी अगर इधर उधर पड़ी हो तो धीरे धीरे कैरेट्स कैसी होती हैं? ढीली ढाली सी हो जाती हैं, मतलब उनमें भी थोड़े स्ट्रेचेस दिखने लगते हैं लॉस ऑफ वाटर की वजह से। लेकिन अगर उन्हें भी हम पानी में रख दें तो देखो वह कैसे वापस फर्न अगेन हरे भरे खिले हुए एकदम देखने को मिलते हैं। मतलब वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ क्या एंटर कर जाता है, क्योंकि बाहर का जो आपका सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हुआ और वो आपका अंदर एंट्री कर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हटाइए और एक बहुत अच्छा सा हिस्सा आपको सिखाता हूं, नोट कर लीजिए एक बार। हाँ बच्चों, तो एक लास्ट बहुत अच्छा फैक्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जरा फटाफट देख लें। देखो लिखा हुआ है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, जो पाई की वैल्यू हम निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पूरा फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, कुछ इस तरीके से था। देखो देखो, है ना, ये सॉरी ये तो ऊपर था, ये आपका नीचे वॉल्यूम था। ध्यान देना, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो इतना ही फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या निकालना है? मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? किसी सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ये तरीका ही यूज होगा। अब किसी भी सब्सटेंस का अगर तुम्हें मोलर मास ये कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। जैसे कि ऊपर वाली लाइन में लिखा है मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखो देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू कैलकुलेट और मेजर क्या चीज? मोलर मास। किसका? किसी मैक्रोमोलिक्यूल का। भाई ये चीज ध्यान देना, मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा बड़ी चेन होती है, इनकी हाई मोलर मास के होते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स या फिर कुछ दूसरे पॉलीमर्स। पॉलीमर समझते हैं ना, प्रोटीन एक तरीके का पॉलीमर ही। पॉलीमर वही जो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर मतलब जुड़ने से बनते हैं। जैसे एक यूनिट को बोलते हैं मोनोमर, और जब वो मोनोमर दूसरे से तीसरे से चौथे से ऐसे लंबी से एक चेन बना दे, तो जो आपका पूरा हिस्सा जो होगा, इस पूरे हिस्से को, ये पूरा है आपका क्या? पॉलीमर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स का मोलर मास मेजर करने के लिए हम
ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया जाता। जरा ध्यान देना, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उनका यूज नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का ही यूज क्यों करते हैं इस मोलर मास को निकालने में, जबकि उन सब में भी मोलर मास तो होता है। तो शायद एक फैक्ट होगा यहाँ पे कि मोलर मास अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आना चाहिए, यानी कि सही ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं प्रोटीन का या किसी दूसरे पॉलीमर का निकाल लेता हूं एग्जैक्ट एक्यूरेट, अगर पाई की वैल्यू एक्यूरेट आ जाती है तो उस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा और मेरे पास मोलर मास आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अगर एक्यूरेट निकालनी है तो उसके लिए कुछ कारण होते होंगे कि भाई इसमें भी तो ऐसे किया जा सकता था, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तो निकाल के मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को निकाल करके हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी प्रोटीन या दूसरे पॉलीमर्स का। तो कुछ रीजंस होंगे, कुछ कारण है, तो भाई कुछ इसकी मेरिट्स होंगी या उनकी कुछ डीमेरिट्स होंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके फायदे देता हूं, चलिए आपको देखने को मिलेंगे कुछ फायदे क्या है। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर डाउट में आता है वाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों यूज किया गया है मोलर मास निकालने के लिए, तो इसके 3 फायदे हैं। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम प्रोटीन या पॉलीमर्स का मोलर मास इसके थ्रू निकाल रहे हैं, जबकि फॉर्मूले में मोलर मास तो सभी मतलब अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आती हैं, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में मोलर मास आता है। भाई फॉर्मूले चेक कर लेना सबके लिए, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख के दिखा सकता हूँ। आपने डेल्टा टीवी वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देख लीजिए, ये इस तरीके से देखा होगा। तो मोलालिटी को जो एक्सपेंड करेंगे तो आपको जरूर डब्ल्यू भी देखने को मिलेगा। ऐसे आप डेल्टा टीबी का देख लें, टीएफ सॉरी, ये रहा, चेक करें एक बार, देखो इसके भी मोलालिटी में आप देखेंगे एक्सपेंड करने पे एम भी आएगा और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी, लेकिन इनको यूज नहीं करते मोलर मास निकालने में ड्यू टू दीज 3 रीजन। ये 3 रीजन एसोसिएटेड है कि क्यों हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाई की वैल्यू होती है, इनका जब सोल्यूशन बनाया जाता है, इनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो लार्ज मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ज्यादा चेंज आता है, ज्यादा मतलब वैल्यू बड़ी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है इनके सोल्यूशन से वो होता है लार्ज मैग्नीट्यूड का। तो लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। देन दूसरा, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे भी मेजर किया जा सकता है, जबकि एलिवेशन या डिप्रेशन को कैसे करेंगे, या तो टेम्परेचर बहुत डाउन करना पड़ता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना पड़ता है जब तक कि बॉयल ना हो, तो जबकि ये आपका सिंपल रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जा सकता है। तो दूसरा बेनिफिट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि बड़े सॉल्यूशन, ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उनके वॉल्यूम को इजीली मेजर किया जा सकता है इंस्टेड उनके वेट को, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मेजरमेंट इजीली हो पा रही है तो इसका मतलब आप मोलैरिटी यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। हालांकि ये बात भी आपको अच्छे से याद होगी, इन दोनों केसेस में हम लोगों को मोलैलिटी यूज करना होता है क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है इसमें, जबकि आप रूम टेम्परेचर यानी किसी फिक्स टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हो, मेजर। तो उसके लिए आप कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से दिखाओगे, किस टर्म से दिखाओगे, मोलैरिटी से। सो प्लीज ये तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आराम से चेक कर लें कि सबसे पहले इसकी मेन एप्लीकेशन है कि मोलर मास निकालने के काम आता है। किसका मोलर मास? मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के सोल्यूशन का, जैसे कोई पॉलीमर या जैसे प्रोटीन, ठीक है। दोनों चीजें एक ही होती हैं। अदर पॉलीमर्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड्स, बहुत सारे अलग अलग पॉलीमर्स आते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कॉमनली एग्जांपल में आ जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, Why we prefer osmotic pressure due to these 3 reasons, ठीक है। तो यहां तक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा खत्म हुआ, ठीक। अच्छे से वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और रिवाइंड करके आराम से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को मन से सीखिएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम से वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक।